चुड़ैल और जादुई फ्रॉक का खजाना। हरिनगर नाम के एक गांव में मोहन और सरला नाम के पति पत्नी रहते थे। सरला मोहन की दूसरी पत्नी थी। मोहन की पहली पत्नी शीतल, जिसका देहांत 5 वर्ष पहले हो गया था। गांव में खेती करते समय एक जहरीले सांप ने शीतल को डस लिया था। जहर पूरे शरीर में फैलने के कारण शीतल का देहांत हो गया था। मोहन की 2 बेटियां थी। पहली बेटी शीतल से थी, जिसका नाम सुंदरी था, और दूसरी बेटी सरला की थी, जिसका नाम नेहा था। सुंदरी अपनी सौतेली माँ से कभी भी एक माँ जैसा प्यार नहीं पा पाई। हमेशा उसकी माँ उसे हर काम के लिए ताने देती रहती और मारती पीटती रहती। एक दिन सुंदरी और नेहा बैठकर खाना खा रही थी। तभी सरला आती है और कहती है, अरे यार, पूरा दिन बस खाती रहती है और कुछ काम नहीं है क्या? तुझसे कितनी बार कहा है बाहर जाकर कोई नौकरी कर ले, किसी के घर जाकर झाड़ू पोछा का काम ही कर ले, लेकिन नहीं, पूरा दिन बस घर में बैठी ही रहती है और रोटियां तोड़ती रहती है। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपका काम करने में आपका हाथ बटाती हूँ और फिर पढ़ने लिखने जाती हूँ, और भूख लगेगी तो खाना तो खाऊंगी ही ना। पढ़ाई लिखाई तो एक बहाना है। पढ़ाई करने से क्या होगा? तुझे कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है? मुझे नहीं पता, जल्दी से कोई काम देख ले। हम और पैसा बर्बाद नहीं कर सकते हैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में, समझ गई? पढ़ाई लिखाई करके तू सिर्फ पैसे बर्बाद कर रही है। तेरे ऊपर पैसे खर्च करना बिल्कुल बेकार है। माँ, बस बहुत हुआ। ये सब आप क्या बोलती रहती हो? आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझसे वो ये सब कभी नहीं कहती। आपने नेहा को भी तो कभी काम करने के लिए नहीं कहा, फिर मुझे क्यों कहती रहती हो? क्या कहा? तेरी जुबान बहुत चलने लग गई है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। सरला सुंदरी के ऊपर लकड़ी से वार करने ही वाली होती है कि तब तक वहाँ पर मोहन आ जाता है और कहता है, अरे ये क्या हो गया भाग्यवान, सुबह सुबह घर में कलेश करती रहती हो, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अब मैं आपको क्या बोलूं? देखिए ना, ये सुंदरी तो हमारे हाथों से निकलती ही जा रही है। मैं इसको कह रही हूँ कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, घर के काम करना सीख ले। पराए घर जाएगी तो घर के काम ही काम आएंगे। और अब देखो, रोटी भी नहीं खा रही, हमेशा अपनी मनमानी करती है। माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हो पिताजी से? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? देखा आपने ये किस तरह से मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है? मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल जल्दी से अभी यहाँ से निकल जा। सुंदरी गुस्से से घर से निकल जाती है और वो नदी किनारे जाकर बैठ जाती है और खुद से बातें करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी सौतेली माँ को कैसे खुश करूँ। पूरे दिन उनके घर का काम करती हूँ और फिर अपनी पढ़ाई करती हूँ, परंतु ये तो कभी खुश नहीं होती। लगता है मुझे कहीं नौकरी ढूंढनी होगी, तभी ये खुश होंगी, नहीं तो इन्हें खुश कर पाना नामुमकिन है। हे भगवान, मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। सुंदरी बेचारी बैठकर रोती रहती है और शाम होने वाली होती है। यहाँ घर पर मोहन अपनी पत्नी से कहता है, देखो सरला, शाम होने वाली है और सुंदरी अभी तक घर वापस नहीं आई है। तुमने उसे ढूंढा नहीं? वो गुस्से में कहीं चली ना जाए। हाँ, तुम्हारे ही लाड प्यार की वजह से वो इतना बिगड़ गई है। पूरा दिन बस उसका गुणगान करते रहते हो। जरा सा कुछ अच्छा काम क्या कर दे, उसे सर पर बैठा लेते हो। अपनी लाडली बिटिया कहते रहते हो उसे। जाओ, जाकर खुद ही ढूंढ लो। मोहन सुंदरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ जंगल में अंधेरा हो जाता है और सुंदरी जंगल में इधर उधर टहलने लगती है। जंगल में घूमते घूमते उसे काफी देर हो जाती है। घूमते घूमते सुंदरी की नजर एक बड़ी सी चमकदार फ्रॉक के ऊपर पड़ती है, जिसमें एक दरवाजा लगा हुआ था। ये देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, इतनी बड़ी चमकदार फ्रॉक और इसके ऊपर दरवाजा? ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे चलकर देखना चाहिए कि आखिर ये दरवाजा है क्या और इस दरवाजे के पीछे क्या है। सुंदरी फ्रॉक की तरफ आगे बढ़ती है और उस दरवाजे के पास पहुंच जाती है। दरवाजे पर पहुंचकर वो जानना चाहती थी कि आखिर दरवाजे के पीछे है क्या। सुंदरी उस दरवाजे को खोलती है और उस दरवाजे के अंदर जाती है। सुंदरी को अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कितने दिन हो गए हैं, मैंने तो अच्छा खाना ही नहीं खाया है। यहाँ इस जंगल में तो रात के समय कोई इंसान आता भी नहीं है। मुझे अपना पेट भरने के लिए इस फ्रॉक की मदद से उड़कर नदी के पास जाना पड़ता है।
और वहाँ पर मछलियाँ खाकर अपना काम चलाना पड़ता है। मुझे भूख लग रही है, मुझे मछलियाँ खाने जाना होगा। सुंदरी चुड़ैल की ये सारी बातें सुन लेती है। अब सुंदरी को डर लगता है कि कहीं वो चुड़ैल की नज़र में ना आ जाए, नहीं तो चुड़ैल उसे खा जाएगी। सुंदरी उस फ्रॉक के घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि फ्रॉक तो आसमान में उड़ रही है। सुंदरी को बहुत डर लगता है कि वो नीचे ना गिर जाए। सुंदरी वापस दरवाज़ा बंद कर लेती है और अंदर इंतज़ार करती है कि कब चुड़ैल मछलियाँ खाकर वापस आएगी। वो चुड़ैल फ्रॉक की मदद से नदी के पास पहुँच जाती है और उस फ्रॉक से बाहर निकलती है। आखिरकार मैं यहाँ पहुँची गई। अब जाकर कुछ मछलियाँ खा लेती हूँ, जिससे मैं अपना पेट भर लूँ। चुड़ैल जैसे ही बाहर निकलती है, तभी सुंदरी देखती है कि वो तो किसी और दुनिया में आ गई है। सुंदरी बाहर नहीं निकलती और वो उस फ्रॉक के अंदर इधर उधर घूमने लगती है। तभी वो देखती है कि चुड़ैल ने फ्रॉक के अंदर ढेर सारा खजाना जमा कर रखा है। अच्छा, तो ये चुड़ैल इस फ्रॉक के अंदर खजाने की रक्षा करती है। बाप रे बाप, अब मैं सब समझ गई हूँ। वहाँ फ्रॉक के अंदर चारों तरफ हीरे मोती, सोना चांदी और रुपए पैसे जमा हो रखे थे। अरे वाह, ये सोना कितना ज्यादा चमक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। मुझे यहाँ से थोड़ा सा सोना उठा लेना चाहिए। सुंदरी खजाने में से थोड़ा सा खजाना ले लेती है और चुड़ैल के वापस आने का इंतजार करती है और वो उसी फ्रॉक के अंदर छुप जाती है। चुड़ैल अपना पेट भरकर वापस आ जाती है और वो उस फ्रॉक के अंदर वापस आ जाती है। अरे वाह, आज तो बहुत ज़्यादा पेट भर गया है। अब मुझे वापस अपने जगह जाना होगा, यहाँ मुझे खतरा हो सकता है। जादू फ्रॉक, मुझे वापस जगह पर ले चलो। चुड़ैल के कहने पर फिर से हवा में उड़कर फ्रॉक वापस अपने स्थान पर आ जाती है। चुड़ैल का पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और वो सो जाती है। फ्रॉक वापस अपनी जगह पर पहुंच जाती है। जैसे ही सुंदरी को पता चलता है कि वो अपने गांव पहुंच गई है, वो दरवाज़ा खोलती है और वहां से तेजी से भागती है। सुंदरी को ढूंढते हुए उसके पिता भी जंगल में इधर उधर घूम रहे होते हैं। हे भगवान, रात हो गई है और सुंदरी कहीं नजर नहीं आ रही है। इतनी रात हो गई है, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सुंदरी उनके सामने आ जाती है। पिताजी, पिताजी, देखो मैं आ गई हूँ। बेटी, तू कहाँ चली गई थी और इतनी रात को जंगल में तुझे डर नहीं लगा? और ये तेरे हाथ में क्या है? तू इतना घबराई हुई क्यों है? सब बताती हूँ पिताजी, पहले आप घर चलिए। इसके बाद दोनों बाप बेटी अपने घर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सुंदरी वो सारी घटना अपने परिवार को बताती है और वहां से लाए गहने सबको दिखाती है। इतने सारे गहने देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे इतने सारे गहने, बाप रे बाप, ये तो सोना है सोना। हाँ माँ, ये सोना है सोना और असली है। ये सब मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इस गहने को बेच दे, जिससे आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। अब तो आप खुश है ना? ये सब मैं केवल आपके लिए लाई हूँ। सुंदरी की इतनी बातें सुनकर सरला बहुत भावुक हो जाती है। मेरी प्यारी बच्ची, तूने अपनी जान खतरे में डालकर इतना सब कुछ मेरे लिए किया। शायद मेरी बेटी नेहा भी मेरे लिए इतना नहीं करती। तू भी मेरी ही बेटी है। मुझे माफ कर दे बेटी, जो मैंने तेरे साथ इतना गैरों जैसा व्यवहार किया। अब मैं समझ गई हूँ, तू मेरी ही बेटी है। माँ, मुझे इस गहने से प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे प्यार है। आप ये गहने रख लो। अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? इसके बाद सरला सुंदरी को अपने गले से लगा लेती है और अब सरला भी सुंदरी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है और अब वो अपनी दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है और अब सुंदरी को अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होती। रामपुर नगर में एक बहुत गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम सुधा था। वो बहुत ही गरीब थी। उसका एक बहुत ही प्यारा दोस्त था लोकेश। वो हर सुख दुख में हमेशा सुधा के साथ ही रहा करता था और वो उसको मन ही मन पसंद भी करता था। पर सुधा का बचपन से एक ही सपना था कि उसकी शादी किसी राजघराने में हो, किसी राजकुमार के साथ हो। सुधा, चलो कुछ फल सब्जियां लेकर आते हैं खेत से। लोकेश सुनो, अब ये सब काम मुझसे नहीं होने वाला है।
जल्दी मेरे सपनों का राजकुमार मुझे लेने आ रहा है। अच्छा, लगता है कि तूने फिर से सपना देख लिया। सुधा, तू कभी नहीं सुधरेगी। बैठ ही रह अपने सपनों के राजकुमार के साथ। चल, कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ फल सब्जियां लेकर आता हूँ। इतना बोलकर लोकेश वहाँ से चला जाता है। सुधा शाम को बाजार अकेली ही निकल जाती है और जब वो बाजार से घूमकर वापस आ रही होती है तभी उसको एक जादूगरनी मिलती है। जादूगरनी जी, आप इतनी बड़ी जादूगरनी हैं, तो क्या आप मेरा भाग्य बदल सकती हैं? मैं गरीब घर से हूँ, पर मुझे मेरा सपना पूरा करना है। हाँ, बताओ अपना सपना, मैं जादू से तुम्हारा सपना पूरा कर दूंगी। मेरी शादी किसी राजकुमार से हो और मैं किसी राजघराने में जाऊँ, ये मेरा सपना है। क्या आप इसको पूरा कर सकोगी? तुम्हारे हाथों की रेखा बहुत ही तेज है। तुम जल्दी एक बहुत बड़े राजघराने में पहुंचने वाली हो और रानी बनने वाली हो, जहां तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार भी मिलेगा और रानी बनने में तुम्हें मेरा ये जादुई फेस वॉश काम आएगा। ये लो, ये जादुई फेस वॉश है। जब भी तुम्हें कोई राजकुमार दिखे तो तुम इस फेस वॉश से अपना मुंह धो लेना। वो तुम्हें देखते ही तुम्हें पसंद कर लेगा। पर ध्यान रहे, इस फेस वॉश का जादू रात 12 बजे तक ही काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी, ये रहे आपके पैसे। और सुधा वहाँ से खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। सुधा अपने आंगन में लगे पौधों को पानी दे रही थी। तभी वहाँ लोकेश आता है और कहता है, क्या बात है सुधा, आज तो सुबह से तेरा अता पता नहीं है। ना तो तू मुझसे मिलने आई और ना ही मुझसे बात की। जान सकता हूँ इसकी वजह? लोकेश, मैं बहुत जल्दी रानी बनने वाली हूँ। मुझे लेने जल्दी मेरा राजकुमार आने वाला है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना सुधा? तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कहाँ तू और कहाँ वह राजकुमार? तू ऐसे ही बिना किसी को जाने पहचाने उससे शादी कर लेगी? अगर तेरे सपनों का राजकुमार बुरा हुआ तो? तभी गांव में राजे के महल का सिपाही आता है और कहता है, सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो। कल महल में सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में जो भी लड़की राजकुमार को सबसे अधिक प्रिय लगेगी, राजकुमार उसी से विवाह करेंगे। इसलिए सभी लड़कियां सभा में जरूर पधारे। आसपास खड़ी लड़कियां आपस में बातें करती है। अरे वाह, इतना अच्छा मौका मिला है हमें सभा में जाने का और राजकुमार हमें पसंद करेंगे। देखना, राजकुमार मुझे ही पसंद करेंगे और मैं ही बनूंगी राजकुमारी। तुमसे ज्यादा तो मैं सुंदर हूँ। तुम देखती रह जाओगी और राजकुमार मुझे पसंद कर लेंगे और मैं बनूंगी राजकुमारी। लड़कियां आपस में ये बातें कर ही रही थी कि तभी सुधा लोकेश से बोलती है, देखा, उस जादूगरनी ने बिल्कुल सही कहा था। उसकी बातें बिल्कुल सच हो गई। लोकेश, ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। सुधा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि राजकुमार उस भव्य समारोह में तुम्हें ही पसंद करेगा? हाँ, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे राजकुमार मुझसे आकर्षित हो जाएंगे और मुझे ही पसंद करेंगे। इतना सुन लोकेश निराश हो जाता है और उसका दिल बैठ जाता है और मन में सोचता है, क्या हुआ सुधा, अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं उसको खुश देखकर ही खुश हूँ। क्या हुआ लोकेश, क्या सोच रहे हो? अरे, मेरे पास तो कोई सुंदर गाउन नहीं है। अब मैं महल में क्या पहन कर जाऊंगी? अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे सभा में जाने की और भी तैयारियाँ करनी है। फिर सुधा घर आ जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। तभी लोकेश भी वहाँ आता है। ये सब तुम लेकर आई हो? ये तो बहुत ही खूबसूरत गाउन है। तुमने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। थैंक यू लोकेश। सुधा जल्दी से जाकर उस गाउन और जूती को पहन लेती है और लोकेश के पास जाकर बोलती है, ये देखो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये ड्रेस बहुत ही प्यारी है। अब मैं चलती हूँ। अगर मैं राजकुमारी बन गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अपना ख्याल रखना लोकेश। बाय बाय। इतना बोलकर सुधा वहाँ से चली जाती है और लोकेश उसे दूर से देखता रह जाता है। यह मुझे क्या हो रहा है? आज सुधा खुश है तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे इतना अकेला और दुख क्यों महसूस हो रहा है? सुधा फेस वॉश से अपना मुंह धोकर उस महल में पहुंच जाती है। फेस वॉश से मुंह धोने से उसके चेहरे पर निखार आ जाता है और वो बहुत सुंदर लगती है और उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी
और वो महल में जाने लगती है। तभी महल में आए कुछ बिगड़ी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे क्या चमेली के तेल लगा कर आई है? और तभी उनमें से एक लड़की उसके ऊपर जानबूझकर शरबत गिरा देती है। ये सब देखकर सुधा बोलती है, अरे ये क्या बदतमीजी है, ये क्या किया तुमने पागल लड़की? ये तो बस शुरुआत है लड़की, आगे आगे देखो होता है क्या। और चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। सुधा रोने लगती है। ड्रेस खराब होने की वजह से वो रोते रोते महल से बाहर की ओर जा रही होती है कि तभी उसकी टक्कर राजकुमार से होती है और राजकुमार सुधा को देखकर कहते हैं, हेलो, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे ड्रेस पर शरबत गिर गया था। तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन कर रहा है कि मैं बस तुम्हें देखता ही रहूं और तुम्हारे आसपास ही रहूं। वैसे मैं ही हूँ राजकुमार भरत ठाकुर, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ये तो मेरा सौभाग्य है राजकुमार, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आपके साथ डांस करने का मौका मिल रहा है। और फिर राजकुमार भरत और सुधा डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम मुझे बहुत पसंद आई हो और ये आकर्षित खुशबू मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि तुम ही वह प्यारी लड़की हो जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? राजकुमार, मेरा नाम। तभी सभी लड़कियां राजकुमार की ओर आती है और सुधा से जलकर वो सब अपना अपना नाम बताने लगती है और राजकुमार को घेर लेती है और राजकुमार सुधा से दूर हो जाता है और सुधा के ऊपर ध्यान भी नहीं देता। सुधा निराश होकर साइड में खड़ी हो जाती है और उसकी निगाह घड़ी की तरफ जाती है और वो देखती है कि 12 बजने वाले हैं, तो वो वहाँ से बाहर की ओर निकलने के लिए तैयारी करती है। राजकुमार बाकी की लड़कियों को देखकर मुझे भूल गई और वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं और मैं अपना समय खामखा बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे समय से घर पहुंचना है, नहीं तो मेरा फेस वॉश काम करना बंद कर देगा। सुधा वहाँ से चली जाती है और घर पहुँच जाती है। राजकुमार को बहुत देर बाद उस आकर्षित लड़की की याद आती है और वो दौड़ता हुआ महल के गेट पर आता है और अपने सिपाहियों से पूछता है, क्या तुमने वह आकर्षित लड़की देखी जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी? महाराज, वह लड़की तो काफी देर पहले ही यहाँ से निकल गई, पर जाते जाते उसके गाउन का दुपट्टा यहाँ गिर गया। अरे तुम आकर्षित लड़की कहाँ चले गई हो? तुम्हारी खुशबू को मैं याद कर रहा हूँ और तुम्हें मैं ढूंढ ही लूंगा। यहाँ सुधा महल से वापस आने के बाद लोकेश से मिलती है और कहती है, लोकेश, मुझे माफ करना, तुम्हारा लाया हुआ गाउन मुझसे गलती से खराब हो गया और कुछ भी काम नहीं बन पाया और ना ही मुझे कुछ हासिल हुआ। कोई बात नहीं सुधा, मैं तुम्हें दोबारा गाउन दिला दूंगा। तभी वहाँ पर एक रथ आता है और उसमें से एक सिपाही बाहर आता है और आकर बोलता है, राजकुमार भरत ठाकुर उस लड़की की तलाश में है जिसका यह दुपट्टा महल में गिर गया था और लड़की मिलते ही उस लड़की को राजकुमार की राजकुमारी बनने का मौका मिलेगा। लोकेश, ये तो वही दुपट्टा है जो गाउन तुमने मुझे लाकर दिया था और ये दुपट्टा भी वही है जो कल रात को खो गया था। लोकेश, क्या मुझे महल जाकर बताना चाहिए कि ये दुपट्टा मेरा है? लेकिन लोकेश, मैं इन कपड़ों में कैसे जा सकती हूँ? मेरे कपड़े तो बहुत पुराने और खराब हैं। सुधा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल गया है और अब तुम्हें फिर से एक मौका मिल गया है राजकुमार से मिलने का। और राजकुमार अगर सच में तुमसे प्यार करते हैं तो वह तुम्हारी शक्ल और कपड़े से तुम्हें कभी नहीं जानेंगे। वह जरूर पहचान जाएंगे कि तुम वही आकर्षित लड़की हो। तुम सही कह रही हो लोकेश, मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता उन्हें मैं इसी शक्ल में पसंद आ जाऊँ और इन्हीं कपड़ों में। इतना बोलकर सुधा वहाँ से चली जाती है और लोकेश फिर अपनी निराशा भरी निगाहों से सुधा को देखता रह जाता है। उसे फिर से अकेलापन और दुख महसूस होता है, लेकिन वो सुधा को खुश देखकर अपने आप को संभालता है। इतने में सुधा महल पहुँचती है और कहती है, सिपाही, मैं ही वो लड़की हूँ जिसका दुपट्टा कल रात यहाँ रह गया था। ये रहा मेरा गाउन, आप इससे मेरा दुपट्टा मिला लो। सिपाही उसका गाउन देखता है और दुपट्टा मैच करता है और दुपट्टा मैच भी हो जाता है। सुधा बहुत खुश थी। तभी राजकुमार भरत ठाकुर आता है और वो सुधा को धक्का दे देता है और बोलता है, यह इतनी गरीब लड़की कल रात वाली इतनी सुंदर नहीं हो सकती। इसके पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही इसमें से खुशबू आ रही है
और न ही यह इतनी आकर्षित दिख रही है जितना कि कल रात वाली लड़की दिख रही थी। पर राजकुमार, ये दुपट्टा तो मेरा ही है और ये मेरे गाउन से मैच भी हो रहा है, तो ये इसी बात को दर्शाता है कि ये दुपट्टा मेरा ही है। चुप रहो पागल लड़की, मुझे बताने की कोशिश मत करो। एक ही जैसे रंग के बहुत से दुपट्टे बनते हैं और शायद तुम उसी बात का फायदा उठाने यहाँ आई हो। चलो जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और हाँ, मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता। ये सब देखकर सुधा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैं कितनी गलत थी। मुझे लगा राजकुमार को मुझसे सच में प्यार हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मेरी सुंदरता और खुशबू से आकर्षित थे जो मुझे फेस वॉश से मिली थी। ऐसा इंसान मेरे पति बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो सकता जो मेरे असली रूप से नहीं बल्कि बाहरी सुंदरता से आकर्षित होकर और उस बनावटी सुंदरता से प्यार करे, ना कि मेरे साफ दिल से। सुधा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? लोकेश, तुम मुझे माफ कर दो। तुमने बिल्कुल सही कहा था। प्यार अमीरी और गरीबी से नहीं होता, ना ही प्यार आकर्षित चेहरे से होता है, बल्कि सच्चा प्यार तो दिल से होता है। और अब मैं अपना प्यार खुद ढूंढ लूंगी। सुधा, मुझे खुशी है कि तुम्हें सच्चे और झूठे प्यार का फर्क पता चल गया। सुधा, क्या अब हम हमेशा साथ नहीं रह सकते? क्या क्या कह रहे हो? माफ करना, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। लोकेश, मैं तो ये भूल ही गई थी कि मुझे तुमसे अच्छा और तुमसे ज्यादा ख्याल रखने वाला जीवन साथी नहीं मिल सकता। और फिर दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानियाँ। धन्यवाद।